हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप जहां भी हों अपने घर पे हों, सेफ हों, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। हम लोग टाइप्स ऑफ डांस में कथक डांस देख रहे थे और कथक डांस में दो बार मैं आपका क्लास ले चुका हूँ, जिसके पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और पार्ट 2 में कथक से रिलेटेड कुछ मेन पार्ट्स पे मैंने फोकस किया था, आपको समझाया था। उसके लिए आज हम लोग कथक डांस का हिस्ट्री देखेंगे कि कथक डांस का इतिहास क्या रहा है। मैं बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और कथक नृत्य में कथक शब्द का मैंने बताया था आपको मतलब, कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब कथा कहने वाला ही कथक है। तो अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। कथक का कुछ इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ कथक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्रंथों और पुराणों में कथक का क्या महत्व रहा है, कथक का क्या रोल रहा है। ग्रंथों और पुराणों में कथक का क्या रोल रहा है ये हम लोग अब देख रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे इसके बारे में बताऊंगा आपको कौन कौन से लगभग जो मेन पुराण हैं जो और मेन काल हैं, कौन कौन से काल में क्या कथक का डेवलपमेंट हुआ है, डांस का, कथक डांस का, कहाँ पे उसके डांस में गिरावट आई है। ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपको बस सुनना है, समझना है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें। बस आपको ईयरफोन हेडफोन का यूज़ करना है और खाली टाइम में बैठिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं आप थक जाइए तो ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए इसको, या घर में स्पीकर है, स्पीकर से कनेक्ट करके सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रंथों और पुराणों में कथक का क्या रोल रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। कथक नृत्य एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है जो कि तांडव नृत्य जो भगवान शिव द्वारा किया जाता था और लास्य नृत्य जो भगवती पार्वती द्वारा किया जाता था, उनके समावेश से बना है। यानी तांडव नृत्य और लास्य नृत्य के समावेश से बना है। इस नृत्य की चर्चा बहुत से ग्रंथों और पुराणों में की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ब्रह्म पुराण, रामायण, महाभारत, भक्ति काल, मुगल काल, हम इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण की बात करें, ब्रह्म महापुराण जिसका नाम है ब्रह्म महापुराण। तो ब्रह्म महापुराण में अभिनेता, नायक तथा नर्तक के लिए कथक शब्द प्रयुक्त किया गया है। ब्रह्म पुराण में अभिनेता, नायक और नर्तक के लिए कथक शब्द उपयोग में लाया गया है। उसके बाद मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आपके जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम लोग उस पर ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे रामायण में हम लोग देखते हैं। तो रामायण में जब श्री राम के पुत्र लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का घूम घूम कर प्रचार किया था या करते थे। आप अभी कुछ दिन पहले दूरदर्शन चैनल पे रामायण का प्रचलन बहुत ज़्यादा चला, बाद में स्टार प्लस ने भी उसको ऐसे ही रामायण चला करके अपना टीआरपी बढ़ाया है। तो रामायण के बारे में मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम पेरेंट्स सब लोग जान भी गए होंगे। जो नहीं जानते होंगे रामायण में क्या हुआ था, उसकी कहानी क्या थी, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे, हम लोग के जनरेशन के लोग, वो जान चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि रामायण में जब प्रभु श्री राम के जो पुत्र थे लव कुश, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया करते थे और बाद में उन्होंने इसकी प्रस्तुति एक बार खुद राम दरबार में श्री राम के सामने ही की थी, तभी से इसी शैली को कथक कहा जाने लगा। और जब यह नृत्य प्रचार में आया तब इसे कुशीलव का नाम दिया गया। लव और कुश को मिला करके ही इसका नाम कुशीलव रखा गया। तो कथक का दूसरा नाम एक कुशीलव भी है। और कुशीलव के जनक होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को प्रथम कथक कहा गया है। यानी पहला कथक कौन है? तो पहला कथक महर्षि वाल्मीकि है। अब हम लोग महाभारत देखते हैं। तो महाभारत से ही कथक नृत्य का पूर्ण जन्म माना जाता है, क्योंकि इस युग से ही कथक नृत्य को सबसे पहले से पूरी तरह से पहचान मिल पाई।
जो पूरी पहचान मिली वो महाभारत काल में ही मिली। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर जब नृत्य किया था तो वही नृत्य कथक नृत्य का ही अंग था, जिसे आज नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। कथक नृत्य का ही एक पार्ट था नटवरी नृत्य। वही डांस भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर किया था। इस नृत्य का नाम नटवरी नृत्य इसीलिए पड़ा क्योंकि यह नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था और नटवर उनका एक नाम है। भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम नटवर भी है, इसलिए उस नृत्य का नाम नटवरी नृत्य पड़ा। अब आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि इस नृत्य को करते समय ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। जैसे इस नृत्य को करते टाइम तिगदा दिगदिग, त्राम, थेई, ता ऐसे जैसे बोलों का यूज करते हैं इस टाइम में हम लोग, जो अब के कथक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इसको नटवरी का टुकड़ा कहते हैं। जैसे तिगदा दिगदिग हो गया, त्राम हो गया, ये सब नटवरी के टुकड़े में आता है। और भगवान कृष्ण द्वारा किए जाने वाला जो रास लीला है, आप लोगों ने में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे, जब रास लीला का नाम आता है तो भगवान कृष्ण से उसको जोड़ा जाता है। तो भगवान कृष्ण द्वारा किए जाने वाले रास लीला में भी नटवरी नृत्य का टुकड़ा किया जाता है। अब हम लोग भक्ति काल में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, भक्ति काल में कथक नृत्य अपने स्वर्ण काल में था। मतलब सबसे जो कहा जाता है कि अच्छी प्रोग्रेस हुई, अच्छा प्रोसेस चला इसमें कथक का, तो वो भक्ति काल था। भक्ति काल में कथक नृत्य अपने स्वर्ण काल में था। इस काल में कथक नृत्य ज़्यादातर भगवान के सामने किया जाता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, हर देवी देवता के लिए अलग अलग प्रकार का डांस किया जाता था। ये डांस इस समय मतलब भक्ति काल में पुरुष प्रधान डांस था। मतलब कथक डांस जो था वो पुरुष ही ज़्यादा करते थे, स्त्रियां बहुत कम करती थी, क्योंकि यह नृत्य घूम घूम कर किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर करना था, तो स्त्रियां हर जगह नहीं जा पाती थी, इसलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य माना गया था। पर मंदिरों में इस नृत्य को स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि जैसे एक मंदिर है, एक जगह पे स्थापित मंदिर है, स्थापित मूर्ति है, तो वहाँ पे आसपास के लोकल में जो भी महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, वो इस डांस को भी कर सकती थी, क्योंकि उनको घूम घूम कर नहीं जाना था। लेकिन चूंकि ज़्यादातर ये डांस घूम घूम कर किया जाता था, क्योंकि इसमें एक कथा होती थी, एक स्टोरी होती थी, एक कहानी होती थी, इसलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य कहा गया। इस नृत्य में गुरु की भूमिका बहुत अधिक थी। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस नृत्य में गुरु की भूमिका होती है, क्योंकि ये एकमात्र डांस था जो गुरु को ही पूरी तरह से अपना अधिकार देता था। इसमें गुरु को ही सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त था। गुरु के अधिकार से ही सब कुछ होना था, गुरु की आज्ञा से ही सब कुछ होना था। तो इस डांस में गुरु की भूमिका इसलिए अधिक रही है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डांस था जो गुरु को यह अधिकार देता था कि वह अपने शिष्य को चुने, और ज़्यादातर गुरु तो अपने पुत्रों और भाइयों को ही कथक नृत्य में शिक्षा देते थे। इसी कारण से यह नृत्य गुरु शिष्य परंपरा में विकास किया। इसमें गुरुओं को पूरी तरह से छूट रहती थी कि वो किसे अपना शिष्य चुनते हैं। इसके बाद मतलब एक तरह से समझिए कि ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण काल का टाइम रहा है, भक्ति काल, जब कथक को एक अच्छी पहचान मिली, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद मुगल काल में हम लोग आते हैं। मुगल काल में भारत में जितने भी नृत्य हैं सभी पर मुगल काल का प्रभाव पड़ा है, जो कथक नृत्य पर सबसे ज़्यादा पड़ा। मुगल काल में कथक नृत्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और क्यों पड़ा? उत्तर में मुगल का शासन सबसे अधिक था। उत्तर भारत में मुगल का शासन सबसे ज़्यादा था, और इसके परिणाम स्वरूप कथक नृत्य में एक भाग कथक का मुगल नृत्य हो गया। जब देश में मुगल का शासन बढ़ने लगा, तो जैसे मुगल आए तो बाहर से थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के राजा महाराजाओं को पराजित करते हुए, और बहुत सारे तरीक़ों से ये इतिहास सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब मुगल काल में मुगलों का शासन बढ़ने लगा,
तो कथक नृत्य मंदिरों से निकलकर दरबारों में आया। पहले तो सिर्फ ये मंदिरों में किया जाता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। लेकिन बाद में ये नृत्य मंदिरों से हटकर दरबारों में आने लगा, राजाओं को खुश करने के लिए, मतलब मुगलों को खुश करने के लिए। और देखते ही देखते यह नृत्य अपनी वास्तविकता से हटकर बस एक मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का साधन बन गया। इस युग के कारण जितना बदलाव कथक नृत्य में आया उतना अन्य किसी भी नृत्य में नहीं आया। यह नृत्य पूरी तरह से, इस नृत्य की जो एक कहा था छाया ही बदल गई। मुगल शासन की वजह से इस नृत्य की छाया ऐसी बदली कि इस नृत्य को देखने का नजरिया लोगों का बदलने लगा। और इस नृत्य में भक्ति रस जो था उसका स्थान श्रृंगार रस ने ले लिया। पहले तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते थे तो भक्ति रस उपयोग होता था, बाद में मुगलों को खुश करने के लिए करना था, राजाओं को खुश करने के लिए करना था, दरबार में एंटरटेनमेंट के लिए करना था, इसलिए ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आने लगा और श्रृंगार रस ने पूरी तरह से इस पे अपना कब्जा जमा लिया। अब इस नृत्य को बहुत छोटी नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि जो नृत्य पहले भगवान की आराधना में किया जाता था, अब उस नृत्य को बादशाह के सामने प्याले में शराब लेकर पेश किया जाता था। जो भी मुगल होते थे वो अपना प्याला लेकर शराब का बैठे हैं और स्त्रियां डांस कर रही हैं, उनको देख रहे हैं। अब बड़े बड़े नृत्याचार्य जो भी थे, डांस के जो भी गुरु लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको उन्हीं नर्तकियों की शिक्षा के लिए महल में नौकरी दी जाने लगी। बाद में बादशाह के अनुसार तेज नृत्य करना पड़ता था और पैरों के द्वारा शरीर का संतुलन भी रखना पड़ता था, और इसी के लिए गुरुजन पैरों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। और जो नृत्य पूरे अंग से किया जाता था, एक समान संचालन जो किया जाता था, वो पैरों के विविध चलों पर केंद्रित हो गया। पैर के जो विविध चाल थे उस पर केंद्रित हो गया। यही कारण है कि आज हम लोग देखते हैं कथक नृत्य में पैरों का अंग ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो कथक नृत्य हम आज करते हैं वो असल में मुगल शासन में मुगलों द्वारा किए गए परिवर्तन के कारण एक बदला हुआ रूप है। असली कथक नृत्य पूरी बॉडी से होता था, लेकिन अब ये सिर्फ पैर से किया जाने लगा। प्रचलन इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि पैर को ही क्यों यूज़ करते थे। बहुत से इसके अच्छे और बुरे कारण रहे हैं, अच्छे नहीं बुरे ही कारण रहे हैं, जिसके वजह से उनको उस तरह से डांस करना पड़ता था। और उनका राजाओं का, बादशाहों का पूरा मोटिव इस पे रहता था कि सामने जो भी नर्तकी डांस कर रही है, उस समय इन्होंने उसको स्त्री प्रधान डांस बना दिया। उसके बाद जो भी डांस कर रही है उसका श्रृंगार अच्छा होना चाहिए, उसका कॉस्ट्यूम अच्छा होना चाहिए, उसकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, उसका मेकअप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का स्रोत बन गया था। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि जितने भी डांस रहे हैं सब में मुगल शासन में बहुत ज़्यादा ही स्तर गिरता आया है। वैसे ही कथक में लेकिन सबसे ज़्यादा इसका स्तर गिरा है। कथक को हम लोग मुजरा से जोड़ने लगे, कथक डांस को हम लोग मुजरा से बाद में जोड़ने लगे। जो कथक डांस पहले नट जाति के द्वारा होता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, वही डांस अब बादशाहों के दरबार में उनके एंटरटेनमेंट के लिए बन गया। तो यहाँ पर आकर के कथक डांस का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया। ये तो मैं संक्षेप में आपको कथक का हिस्ट्री बताया हूँ। फिर आगे हम लोग ताल लय के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको हर क्लास में बताता रहूँगा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।